नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आस्था जैन है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात करी कि इन वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है या आपके दोस्त ने कोई ऐसी हरकत करी है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट महसूस कर रहे हैं, तो आपको उनको कैसे माफ़ कर देना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहले स्टेप की, जो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब हमें हमारे दोस्त के बारे में कोई ऐसी बात पता चलती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास के लोगों के पास जाते हैं और उनसे सॉल्यूशन और हेल्प ढूँढने की कोशिश करते हैं। वो लोग हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं, हमारे भाई-बहन हो सकते हैं या हमारे बाकी दोस्त हो सकते हैं। और हर इंसान ऑब्वियसली अपनी समझ के हिसाब से एक अलग ही ओपिनियन और सॉल्यूशन हमें देता है। कई लोग बोलते हैं कि बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि दोस्ती बहुत ज़रूरी है। कई लोग हो सकता है ये बोले कि बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर उसने एक बार धोखा दिया है तो वो आगे भी धोखा दे सकता है। और इससे क्या होता है, हम और ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, हम और ज़्यादा अपने आप को परेशानी में पाते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी-सी एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को फिज़िकली सबसे दूर करना है और अकेले एक कमरे में जाकर बैठना है। पूरा मेक श्योर कीजिए कि उस कमरे में और कोई ना हो और कोई भी शोर-शराबा, आस-पास की आवाज़ें उस रूम में ना आ रही हों। जब आप अपने आप को उस कमरे में अकेले बैठा लेंगे, तो अपना मन शांत करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आप अपने आप को लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में पाएँगे तो आई एम श्योर ये एक्टिविटी आपको ज़रूर मदद करेगी। तो डीप ब्रीदिंग हमें कैसे करनी होती है, हम 4-4-4 का रूल फॉलो कर सकते हैं। मतलब कि हमें अपनी नाक से 4 की गिनती तक इनहेल करना है, फिर 4 सेकंड के लिए अपनी सांस को होल्ड करना है और फिर धीरे-धीरे मुँह ज़रा-सा खोलकर 4 की गिनती में अपनी सांस को एक्सहेल करना है। तो ये इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल होता है एक साइकिल और आपको ऐसे 10 से 15 साइकिल्स करने होते हैं। जब आप 10 से 15 साइकिल्स कर लेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा शांत महसूस कर रहे हैं, फिज़िकल और इमोशनल दोनों लेवल्स पर। कई बार जब हम बहुत कन्फ्यूज़्ड होते हैं या बहुत ज़्यादा वर्क्ड अप होते हैं, तब हमारे फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है दिल की धड़कन बढ़ जाए, कई लोग लाल हो जाते हैं, कई लोगों को साँस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है या हमारे हाथ काँपते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो डीप ब्रीदिंग करने से हम फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरीके से अपने आप को वापस से शांत पाते हैं। और जब हम ये कर लेंगे, तब हमें आराम से बैठकर सोचना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली बात हुई क्या है। और इसी के अंदर एक सेकंड पॉइंट ये है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ैक्टली कौन-सा इमोशन फ़ील कर रहे हैं। साइकोलॉजी की रिसर्च ने भी हमें ये बताया है कि जब हम अपने इमोशन को नाम दे देते हैं, तो हमारे लिए अपनी सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फिज़ियोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से हम ये रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते कि एग्ज़ैक्टली मुझे क्या फ़ील हो रहा है। तो इस टाइम आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमोशनल व्हील नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर 3 चक्के हैं जो अलग-अलग कलर के हैं। तो आपको इसको कैसे यूज़ करना है, आपको सबसे पहले सबसे अंदर वाले चक्के जिसके अंदर 6 इमोशंस के नाम लिखे हैं, हैप्पी, सैड ऐसे करके आपको उस चक्के में से ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा इस समय क्या फ़ील हो रहा है। जब आप वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे तो उसी इमोशन के बाहर आप देखेंगे कि 4 इमोशंस लिखे हुए हैं। आपको उस इमोशंस में से देखना है कि 1 या 2 आपको सबसे ज़्यादा इस टाइम पर क्या फ़ील हो रहा है। और जब आप वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे तो उन्हीं इमोशंस के ऊपर वाले चक्के में आपको देखना है कि मुझे अब एग्ज़ैक्टली कौन-सा इमोशन फ़ील हो रहा है। हो सकता है आप 2 या 3 या 4 एग्ज़ैक्ट इमोशंस के नाम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ जो आप एग्ज़ैक्टली फ़ील कर रहे हैं।
जब हम अपने इमोशंस को नाम देते हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है कि ओके एग्जैक्टली मुझे डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है, या मुझे रिजेक्टेड फील हो रहा है, या मुझे अशेम्ड फील हो रहा है। वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशन हो सकता है। और ये रिकग्नाइज करने के बाद अब हमें ये रिलेट करना है कि मेरे दोस्त की एग्जैक्टली कौन सी हरकत की वजह से मैं ये फील कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने मन की हर बात शेयर करते हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी हैं। आपका एक थर्ड फ्रेंड आकर आपको एक दिन बताता है कि आपके उस बेस्ट फ्रेंड ने आपके बारे में उस थर्ड फ्रेंड से कुछ बुराई करी है। और ये सुनकर स्वाभाविक सी बात है, आपको बहुत बुरा लगेगा और हो सकता है आपको बहुत हर्ट भी फील हो रहा हो। इस केस में अगर आप अपना इमोशन व्हील देखेंगे और अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करेंगे तो हो सकता है आपके जो इमोशंस रिकग्नाइज हुए हैं वो हो रिजेक्टेड या अशेम्ड या डिसअपॉइंटेड या एंग्री, कुछ भी। तो जो भी इमोशन आपने रिकग्नाइज किया है, अब कोशिश कीजिए उसको अपने उस फ्रेंड की हरकत से रिलेट करने की। तो क्या मुझे रिजेक्टेड फील हो रहा है क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरी बुराई तीसरे इंसान के साथ जाकर करी? डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है कि मेरा दोस्त ऐसा मेरे बारे में सोच ही कैसे सकता है? या फिर मुझे सैड फील हो रहा है कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? कुछ भी हो सकता है, वो आपको कुछ भी हो सकता है, वो आपको खुद से रिकग्नाइज करना है। तो जब आप इसको रिकग्नाइज कर लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। जो सिचुएशन है अब हमें ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ रही है। और जब हम ये कर लेंगे तो इसी पॉइंट के अंदर एक थर्ड स्टेप जो हमें करना है वो ये है कि हमें ये समझना है कि मेरे लिए फ्रेंडशिप का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्या मेरे लिए फ्रेंडशिप का मीनिंग ये है कि मेरा दोस्त वो है जो मेरे साथ हर अच्छे और बुरे समय में खड़ा हो? इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। द्रौपदी और कृष्ण की जो दोस्ती है उसकी पूरी महाभारत में बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका वर्णन किया गया है और उसका हमेशा बहुत मिसाल दी जाती है। उनकी जो फ्रेंडशिप थी उसके अंदर परिहास भी होता था, यानी मस्ती मज़ा भी होता था। लेकिन जब भी द्रौपदी को अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ी वो हमेशा उनके साथ खड़े हुए। और इसी कारण की वजह से जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उन्होंने सिर्फ कृष्ण भगवान को याद किया और उन्होंने भी अपनी दोस्ती का प्रूफ देते हुए उनकी मदद करी। तो द्रौपदी को और विश्वास हुआ कि यही मेरे सच्चे मित्र हैं, यही मेरे सच्चे दोस्त हैं। तो हो सकता है आपके लिए भी फ्रेंडशिप का मतलब यही हो कि मेरे लिए वही सच्चा दोस्त है जो हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ खड़ा हो। हो सकता है आपके लिए दोस्ती का मतलब ये हो, वो इंसान जो कभी मेरे बारे में ना बुरा बोले और ना मेरे बारे में बुरा सोचे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप भी बहुत क्लियर हो, ताकि जो भी सिचुएशन हुई है, जो भी बात का हमें पता चला है, उसको हम अपने कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप के साथ रिलेट कर सकें और देखें कि क्या मेरी फ्रेंडशिप का पूरा मायना ही बदल गया है या फिर मेरे लिए ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आप ये रिकग्नाइज़ करें कि ठीक है, मेरे दोस्त ने मेरे बारे में बुराई करी, लेकिन मेरे लिए सच्ची दोस्ती का मतलब है जो मेरे हर अच्छे और बुरे में मेरे साथ खड़ा हुआ हो। और इसीलिए ये चीज़ से मुझे गुस्सा आया, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी भी नहीं है। तो इस बारे में बैठिए, इस बारे में सोचिए। जो भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उनको यूज़ कीजिए ताकि आप सोचने की क्षमता में अपने आप को पाएँ, आप अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर पाएँ और आप इस बारे में एक बिल्कुल ठीक डिसीजन ले पाएँ। इसी बारे में हम और बात करेंगे, मैं अगले कुछ स्टेप्स के बारे में भी बात करूँगी अगले एपिसोड्स में। तो मैं आपसे मिलती हूँ उन एपिसोड्स में।